ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक, याद रखें। सेकंड कॉमनेस्ट बोलो या सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक आफ्टर हाइपोवॉल्यूम। पहला हमने क्या कहा था, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहा था, दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, याद रखें कि ठीक है। तो इसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है वो एसोसिएटेड चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, एसोसिएटेड चीज़ें हो सकती हैं कि नंबर 1 पुअर वेस्कुलर टोन यानी कि पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन इसके साथ एसोसिएटेड होती है। डिक्रीज सिस्टेमिक वेनस रिटर्न, इसमें लो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है, इसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, आफ्टर लोड कम होता है। ठीक है ना, वेस्कुलर टोन कम होती है, आफ्टर लोड भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, और सिर्फ और सिर्फ कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है इसमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारी चीज़ें कम है। ठीक है, अब कॉजेज़ ऑफ द बात करें कॉजेज़ की, तो कॉजेज़ ऑफ द ठीक है ना, तो कॉजेज़ क्या है इसकी, कॉजेज़ हमारे पास साथी, ठीक है, साथी ऐसे सेप्टिक शॉक। ठीक है, देखो बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या रिकेट्सियल वायरल, बैक्टीरियल, फंगल की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से जो सेप्सिस होता है ना, हम जो मतलब जो सेप्टिक शॉक होता है ना, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, याद रखने ये रखें। ए से फिर ए से हमारे पास क्या है, ए से एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, हिस्टामिन रिलीज जिसमें होती है। ठीक है, इसी तरह और क्या है हमारे पास, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आता है। इसी तरह टॉक्सिन इंड्यूस्ड जो शॉक है, यानी नाइट्रोक्लोराइड वगैरह, वो भी, नाइट्रोक्लोराइड एक टॉक्सिक ड्रग है ना, टॉक्सिन है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो शॉक होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। एंडोक्राइन शॉक जिसमें एड्रीनल क्राइसिस वगैरह होता है, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी न्यूरोजेनिक शॉक भी, याद रखें, न्यूरोजेनिक शॉक भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ही आता है, फेलियर ऑफ सिंपैथेटिक टोन। ठीक है, ठीक है, एक बार आंखें बंद करके रिपीट करें, कॉजेज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ये कौन कौन से हैं, देखो SATTHE, साथी। ठीक है, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एच से क्या आता है, हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि ये एच जो है ना, एच न्यूरोजेनिक शॉक करो। और ए से क्या आता है, ऐसे हमारे पास आता है हाई स्पाइनल कॉर्ड, ई से एंडोक्राइन शॉक। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए उसमें। ठीक है ना, तो सेप्टिक शॉक जो है, दिस इज़ ऑल्सो, अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेप्टिक शॉक ना, इन कॉजेज़ में हम सेप्टिक शॉक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसमें एंडोक्राइन शॉक भी पढ़ेंगे, इसके बाद और भी एक दो हैं, न्यूरोजेनिक शॉक वगैरह भी अगर वो हुआ तो देखेंगे। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक भी इसमें नहीं है, वो डिफरेंट है कार्डियोजेनिक शॉक। अच्छा, तो अब सेप्टिक शॉक देखें, एक्चुअली इट इज़ कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। सेप्टिक शॉक को इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेज़ोडाइलेटरी शॉक। ठीक है, इट इज़ कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की जगह में हम सेप्टिक शॉक ही लिखा करते हैं कई बार। ठीक है, तो कॉज बाय सेप्टिक सेप्सिस कौन कॉज कराता है, इट इज ओवरवेलमिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शंस की वजह से जब वेज़ोडाइलेशन होती है और तो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, हाइपोटेंशन हो जाता है, इसको सेप्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है ना, अब ये सेप्टिक शॉक कैसे होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम कम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्सीजन डिलीवरी एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, कम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्सीजन डिलीवरी एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन, इट कैन बी डिफाइंड एज सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। ठीक है ना, सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। ठीक है ना, तो हम इस वक्त क्या डिफाइन कर रहे हैं, सेप्टिक शॉक इज डिफाइंड इज सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। देखो बहुत मज़े की डेफिनेशन है, सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है लेस देन 90, मेन आर्टेरियल प्रेशर आ रहा है लेस देन 60, और टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन भी है साथ में एसोसिएटेड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैक्टेट लेवल बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, ओलिक्यूरिया हो रहा है। कैसे, हाइपोपरफ्यूजन टू किडनीज, ओलिक्यूरिया। ठीक है, हो रहा है। और न सिर्फ एक डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसा हाइपोटेंशन दैट परसिस्ट्स डिस्पाइट आईवी फ्लूइड रिससिटेशन, इसको कहते हैं क्या, सेप्टिक शॉक। वेरी ऑसम डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त। ऐसी हाइपोटेंशन जो सेप्सिस की वजह से है, अब सेप्सिस क्या है, ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन ऑफ डिफरेंट मग्स,
ऐसी हाइपोटेंशन जो सेप्सिस की वजह से है, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 डिग्री 90 है, लेस देन 90, मीन आर्टेरियल प्रेशर ग्रेटर देन 60 एंड टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन की वजह से लैक्टेट लेवल बढ़ रहे हैं, ओलिग्यूरिया हो रहा है। और ये हाइपोटेंशन जब आईवी फ्लूइड्स के बावजूद ठीक नहीं हो रही हो, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक। ठीक है, ठीक है ना। देखो सेप्सिस की जो मोर्टेलिटी है ना, वो 30 से 50% है, याद रखना। 30 से, हालांकि कितनी हमारी इंटेंसिव केयर एडवांस हो चुकी है, इसके बावजूद सेप्सिस से जो मोर्टेलिटी हो रही है वो 3 से 50% है। ठीक है ना। फिर हमारे पास सेप्सिस में देखो ग्राम नेगेटिव जो हमारे पास बग्स हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एंडोटॉक्सिन। ठीक है, इसी तरह इनमें कौन कौन, इकोलाई, क्लेप्सियला, निमोनिया। ठीक है ना। और उसके अलावा देखो तो ग्राम पॉजिटिव में निमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, तो ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक MCQ दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो ये वो MCQ में बाद में, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि वो है कहाँ, तो बाद में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट देखते हैं। पहले सेप्टिक शॉक की देखें। सेप्टिक शॉक मैनेजमेंट के फिर प्रिंसिपल्स है हमारे पास। प्रिंसिपल्स में से हमने एक पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है कि हीमोडायनेमिक सपोर्ट एंड एडजुवेंट थेरेपी। ये पहला ट्रीटमेंट है, हीमोडायनेमिक सपोर्ट और एंड एग्जंक्टिव नॉट एडजुवेंट, एग्जंक्टिव थेरेपी, यानी कि अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी है। ठीक है, इसी तरह आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ये हमारा दूसरा गोल है। ये दोनों पार्ट्स हैं हमारे मैनेजमेंट ऑफ द सेप्सिस में। कौन कौन से, हीमोडायनेमिक सपोर्ट एंड एडजुवेंट थेरेपी, और नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ठीक है ना। पहले हम इसमें नज़र डालते हैं, फिर हम इस पर जाएंगे। पहले हम हीमोडायनेमिक सपोर्ट एंड एग्जंक्टिव थेरेपी देखेंगे। ठीक है ना। तो ये देखें, हीमोडायनेमिक सपोर्ट, अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी एंड एग्जंक्टिव थेरेपी। ठीक है, देखो इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए याद रखें, सेप्टिक शॉक इज़ एसोसिएटेड विथ हाइपोवोलेमिया। ठीक है, पहली बात तो ये है कि सेप्टिक शॉक इज़ एसोसिएटेड विथ हाइपोवोलेमिया। ये हाइपोवोलेमिया रिलेटिव हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है, और ये हाइपोवोलेमिया एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है। रिलेटिव हाइपोवोलेमिया, एब्सोल्यूट हाइपोवोलेमिया। अब ये हाइपोवोलेमिया कैसे अकर होता है, देखो प्रोफाउंड वेजोडाइलेशन होती है, VD को मैं वेजोडाइलेशन बोलता हूँ, इसमें प्रोफाउंड वेजोडाइलेशन होती है, इसकी वजह से हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया और एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम फ्रॉम एंडोथेलियम। ठीक है, तो ये भी इन दो रोल प्ले करते हैं इन क्या, हाइपोवोलेमिया में। ठीक है, ठीक है। देखिए कि जो क्रिस्टलाइड्स हैं ये हमारे फ्लूइड ऑफ चॉइस हैं। ठीक है, सेप्टिक शॉक में भी क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड ऑफ चॉइस रहते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, आईवी जो वॉल्यूम है इसको रिस्टोर कर सकते हैं। एल्बुमिन देखें, सीवियर सेप्सिस में एल्बुमिन जो है फ्लूइड ऑफ रिसस्टेशन होता है, और सीवियर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक दोनों में हम एल्बुमिन यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रिस्टलॉइड की ज़रूरत होती है, जबकि अकॉर्डिंग टू इट आवर एल्बुमिन कैन as compared to crystallite, our albumin can do the same job in a very less amount। देखो अब एल्बुमिन इतनी सी मिकदार में वो काम कर रहा है जो क्रिस्टलाइट इतनी मिकदार में काम कर रहा है, तो आप खामखा इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइट देने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ठीक है ना। तो हम एल्बुमिन भी रखते हैं प्रेफरेंस में। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें कि जो रिसस्टेशन गोल्स क्या होने चाहिए, हमारे जो रिसस्टेशन गोल्स होने चाहिए इन द फर्स्ट 6 आवर्स। ठीक है, ठीक है ना। तो देखें कि फर्स्ट 6 आवर्स में अगर आप गोल डायरेक्टेड थेरेपी करें ना, तो इससे आप मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं फ्रॉम सेप्टिक शॉक। तो रिसस्टेशन गोल्स इन फर्स्ट 6 आवर्स हमारे पास क्या है, सेंट्रल वेनस प्रेशर ऑफ 8 to 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए, मीन आर्टीरियल प्रेशर 65 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए, यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आवर, सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन 70% इन द इंफीरियर वेन के बाद मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन 65% होना चाहिए। तो ये हमारे गोल्स हैं, रिसस्टेशन गोल्स हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 6 आवर्स में ये आपके गोल्स हैं। अब देखो, अगर तो हाइपोटेंशन परसिस्टेंट रहती है, अगर हाइपोटेंशन परसिस्टेंट रहती है फॉलोइंग रेस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम, देखो
अगर आपके पास सर्कुलेटरी वॉल्यूम 30 ml पर kg हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको 60 kg का बंदा है और 30 ml पर kg, ठीक है, 3600 ml उसमें हमने ठीक है ना रेस्टोर कर लिया है, ठीक है। अब रेस्टोर कर लिया है, याद रखें ये जो रेस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम 30 ml पर kg है ना, ये वारंट करता है। इसके बावजूद भी अगर हाइपोटेंशन रहती है पेशेंट को, तो ये हमें वारंट करता है, हमें बतंबी करता है, निशानी देता है कि भाई आप एडजंक्टिव थेरेपी स्टार्ट कर दो भाई, अभी इसके बगैर चारा नहीं है, ठीक है। क्या दोबारा अगर आप रिसस्टेट कर रहे हैं पेशेंट को, सेप्टिक शॉक के पेशेंट को, और आपका सर्कुलेटरी इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम भी गेन हो चुका है, यानी कि 30 ml पर kg गेन हो चुका है, इसके बावजूद भी हाइपोटेंशन है आपको पेशेंट को, आपके पेशेंट को, तो आप क्या करेंगे, आप एकदम सोचेंगे ओ भाई ये तो खतरे वाली बात है, और आप एडजंक्टिव थेरेपी स्टार्ट करेंगे। एडजंक्टिव थेरेपी में आप वेजोप्रेसर्स एंड पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एडजंक्टिव थेरेपी में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स और वेजोप्रेसर्स, ठीक है। पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स हम पहले करेंगे, उसके बाद वेजोप्रेसर्स करेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स ये करते क्या है जब हम देते हैं, तो ये करते हैं इंक्रीज करते हैं मायोकार्डियल कंट्रक्शन को, मायोकार्डियल के मसल्स को के कंट्रक्शन को ये बढ़ाते हैं, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। तो डोबुटामाइन देखिए एक पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट है, ठीक है। अगर डोबुटामाइन इन्फ्यूजन हम एडमिनिस्टर करें या फिर ऐड करें टू द वेजोप्रेसर्स, अगर वेजोप्रेसर्स भी साथ में मौजूद हैं, तो अगर डोपामाइन ऐड करें वेजोप्रेसर्स के साथ, कितना डोपामाइन 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ठीक है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ मायोकार्डियल डिसफंक्शन या फिर ऑन गोइंग साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मायोकार्डियल डिसफंक्शन कैसे पता लगेगा, देखो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो विथ इंक्रीज कार्डियक फीलिंग प्रेशर्स, अगर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो विथ इंक्रीज कार्डियक फीलिंग प्रेशर्स, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि मायोकार्डियल डिसफंक्शन है। इसी तरह ऑन गोइंग साइंस ऑफ हाइपोटेंशन अगर हो डिस्पाइट इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के, गुड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के और गुड मेन आर्टेरियल प्रेशर के, ठीक है ना। देखो अगर ऑन गोइंग साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन हैं, हालांकि हम इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कर भी चुके हों बराबर और मेन आर्टेरियल प्रेशर भी बराबर हम कर चुके हों, तो हम क्या करेंगे, डोपामिन स्टार्ट कर देंगे। डोपामिन 20 माइक्रोग्राम्स पर kg के हिसाब से या तो हम वेजोप्रेसर्स के साथ या तो एडमिनिस्टर कर देंगे डायरेक्ट ट्रायल, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल लिखा हुआ है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स के साथ के बारे में, ठीक है ना। तो देखो ये पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स के बारे में ये मैं दोबारा समराइज़ करता हूँ। देखो क्या कहता है ये बंदा, ये कहता है कि या पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स में क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट्स करते हैं कि ये हमारे दिल में जाते हैं, दिल में जो मायोकार्डियल का मसल जो है ना, कार्डियक मसल, उसकी कंट्रक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, कहता है, ठीक है। अच्छा, एज अ पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट एज एन एडजंक्टिव थेरेपी है, वो कहता है कि हम डोबुटामाइन दे सकते हैं 20 माइक्रोग्राम्स पर kg पर मिनट, ठीक है। देखो अगर ऑन गोइंग साइंस ऑफ हाइपोटेंशन हो, हाइपोपरफ्यूजन हो और मायोकार्डियल डिसफंक्शन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कहता है ये डोपामिन देंगे, कहता है, ठीक है। या तो एडमिनिस्टर करेंगे ऐसे अलोन या फिर एडिट टू द वेजोप्रेसर, अगर वेजोप्रेसर्स भी जा रहे हैं पेशेंट को, तो ठीक है। अब मायोकार्डियल डिसफंक्शन को हम कैसे पता चलेगा, मायोकार्डियल डिसफंक्शन देखो कार्डियक आउटपुट कम हो और कार्डियक फीलिंग प्रेशर ज़्यादा हो, कार्डियक आउटपुट कम हो, कार्डियक फीलिंग प्रेशर ज़्यादा हो, तो हमें मायोकार्डियल डिसफंक्शन का कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर ऑनगोइंग साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन भी है, कैसे पता चलेगा ऑनगोइंग साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इज ऑल एन ओके, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इज ओके, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज ओके, बट there are signs still ongoing signs of hypoperfusion, तो हम क्या करेंगे, डोबुटामाइन देंगे, ठीक है। याद रखें ऑनगोइंग साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन इसकी वजह से नहीं,
ये हाइपोपरफ्यूजन के साइंस और हैं, लेकिन अगर वेस्कुलर कंपार्टमेंट में पानी फ्लूइड उतना ज़बरदस्त है, मेन आर्टेरियल प्रेशर भी ज़बरदस्त है, फिर भी हाइपोपरफ्यूजन है तो हम डोब्यूटामीन देंगे। ठीक है, कितना देंगे आपको पता है, 20 माइक्रोग्राम्स पर मिनट पर केजी। ठीक है ना। अब हम वेजोप्रेसस देखो, वेजोप्रेसस कौन कौन से हैं, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, फिनाइल एपिनेफ्रिन है, नी डोपामीन है हमारे पास। ठीक है, डी। अच्छा ठीक है, तो ये देखो हाई डोजेस में, अब हाई डोजेस लिखा हुआ है बुक में डोपामीन के साथ ऐसे करके, अब क्या पता इनके साथ भी है ये हाई डोजेस या अलग डोपामीन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं पता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, पेशेंट का बीपी हाई कर पाते हैं। ठीक है, वेजोप्रेसर। ठीक है, तो वेजोप्रेसर में नॉरएपिनेफ्रिन देखो, नॉरएड्रेनालिन जिसको हम बोलते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अच्छा, एपिनेफ्रिन इज़ यूज व्हेन एन एडिशनल एजेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एडिशनल एजेंट अगर हमें चाहिए हो एडिक्वेट ब्लड प्रेशर हासिल करने के लिए तो हमें एपिनेफ्रिन देते हैं। देखो, जब नॉरएपिनेफ्रिन इज़ एसोसिएटेड विद सीरियस एरिथमियास तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फिनाइल एफ्रीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात याद रखें, द ड्रग वेजोप्रेसिन, ये वेजोप्रेसिन अलग है, ये वेजोप्रेसर्स अलग है। ठीक है, ये वेजोप्रेसर्स हैं ये सारे, लेकिन वेजोप्रेसिन जो दूसरी ड्रग है, हम वेजोप्रेसिन को नॉरएपिनेफ्रिन में कब ऐड कर सकते हैं, मेन आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाने के लिए और नॉरएपिनेफ्रिन डोज को कम करने के लिए। कब, देखो, जब भी हमारे पास व्हेन वेजोडाइलेशन इज़ रेजिस्टेंट टू नॉरएपिनेफ्रिन, when vasodilation is resistant to norepinephrine। ठीक है, when vasodilation is resistant to norepinephrine हम क्या करते हैं, हम नॉरएपिनेफ्रिन के साथ वेजोप्रेसिन ड्रग भी, देखो नॉरएपिनेफ्रिन एक वेजोप्रेसर है लेकिन वेजोप्रेसिन एक ड्रग है हमारे पास। ठीक है, तो हम वेजोप्रेसिन भी ऐड करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन में, इससे हम इफेक्टिव मीन आर्टीरियल प्रेशर बनाने में कामयाब होते हैं। और हम, या फिर एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये कि नॉरएपिनेफ्रिन की ड्रग जो डोज है उसको कम करने में हमें इससे मदद मिलती है। क्यों, क्योंकि देखो रेजिस्टेंट है तो बजाय इसके कि नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ाते जाएं, आप नॉरएपिनेफ्रिन को एक खास लेवल पे रख के उसमें वेजोप्रेसिन ऐड कर दो, कॉमन सेंस है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वही आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन रह सकता है और बीपी मेंटेन रहेगा। ठीक है ना। इसमें फ़ायदा ये है कि वेजोप्रेसिन भी यूज़ होती है। याद रखो, वेजोप्रेसिन कभी भी इट इज़ नॉट इंडिकेटेड एज सिंगल इनिशियल वेजोप्रेसर, इट इज़ नेवर इंडिकेटेड एज ए सिंगल इनिशियल वेजोप्रेसर। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो, अल्टरनेटिव टू नॉरएपिनेफ्रिन हम क्या दे सकते हैं, अल्टरनेटिव टू नॉरएपिनेफ्रिन हम डोपामीन दे सकते हैं। अब इसकी डोज क्या है, ग्रेटर देन 10 mcg पर kg पर मिनट। याद रखो, पीछे जो था वो डोब्यूटामीन था, वो हम पॉजिटिव अनोट्रोपिक एजेंट के तौर पे यूज़ कर रहे थे 20 माइक्रोग्राम्स पर kg पर मिनट के हिसाब से, लेकिन ये mcg है डोपामीन। ठीक है, तो डोपामीन फिर एज एन अल्टरनेटिव और ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हम सेलेक्टेड पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। देखो, लो डोज डोपामीन प्रोड्यूसेस वेजोडाइलेशन, आप याद रखें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लो डोज डोपामीन प्रोड्यूसेस वेजोडाइलेशन, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन सेप्टिक शॉक, याद रखें। ठीक है ना। देखो, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सेप्टिक शॉक में इनका जो यूज़ है दैट इज़ कंट्रोवर्शियल। पहली बात आप याद रखें, यानी कि सेप्टिक शॉक में ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बट IV हाइड्रोकोर्टिसोन 200 mg पर डे, हम पर डे है ये, पर डे 200 mg पर डे, एक दिन में 200 mg हम दे सकते हैं। इट इज़ सजेस्टेड इफ़ फ्लूइड रिसस्टेशन फेल्स एंड वेजोप्रेसर्स फेल। ठीक है, फ्लूइड रिसस्टेशन एंड वेजोप्रेसर्स फेल तो हम IV कोर्टिसोन 200 mg पर डे दे सकते हैं, वरना कंट्रोवर्शियल है ये। किस में कंट्रोवर्शियल है, सेप्टिक शॉक में कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, अब हम आते हैं बी पॉइंट पे। देखिए, हमने पहले क्या कहा था, हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट था, एक बी प्रिंसिपल था ना। ए प्रिंसिपल में हमने कहा हीमोडायनामिक सपोर्ट इन एडजंक्टिव थेरेपी, ये था, हमने इस पर रोशनी डाल दी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन।
इस पे हम रोशनी डालेंगे। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शन में हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स हमने देने होते हैं, एडिक्वेट सोर्स कंट्रोल करना होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में फिर देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, स्टार्ट करेंगे एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एज सून एज पॉसिबल। देखो 8% अगर तो आप ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा देखें कि आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना अंडरलाइंग इन्फेक्शन को, ये हमारा बी था ना। इसमें देखो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और एडिक्वेट सोर्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जो इन्फेक्शन का जो सोर्स है, ठीक है। याद रखें अगर तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसे देनी होती हैं, अगर सेप्टिक शॉक की मौजूदगी में आप हर घंटे का जो डिले है ना वो 8% मोर्टेलिटी को बढ़ाता है, यानी कि 8% पर आवर के हिसाब से मोर्टेलिटी बढ़ती है। अगर आप 1 घंटा डिले करेंगे 8% रेट बढ़ता है मोर्टेलिटी का। यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको तो आप रिमेंबर कर दें, ठीक है, रिमेंबर कर दें इसको, ठीक है। ठीक है। तो देखें आप ब्लड कल्चर्स लेंगे, ठीक है, 2 पेरिफेरल ब्लड कल्चर्स लेंगे 5 मिनट अपार्ट, ठीक है। 5 मिनट में पहले आप ये वाला कल्चर लेंगे, 5 मिनट के बाद आप ये वाला लेंगे। लेकिन ये कैसे लेंगे, दे मस्ट बी टेकन, दी सैम्पल्स मस्ट बी टेकन प्रायर टू द एंटीबायोटिक फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो सही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थॉरो आपने क्लिनिकल सर्च करनी है इन्फेक्शन की और इमेजिंग सर्च करनी है इन्फेक्शन की, 2 तरह की, क्लिनिकल सर्च ऑफ इन्फेक्शन, इमेजिंग सर्च ऑफ इन्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सर्च ऑफ, जब एक बार आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मिल जाए तो फिर आपने सोर्स कंट्रोल करना है। सोर्स कंट्रोल कैसे करेंगे, देखो कोई इम्पाइमा मौजूद है लंग में तो उसको हम ड्रेनेज करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, सोर्स ऑफ कंट्रोल। इसी तरह कोई डिवाइस, इन्फेक्टिव डिवाइसेस हैं तो उनको पकड़ के हम रिमूव कर देंगे, तो देखो सोर्स कंट्रोल हुआ कि नहीं। एब्सेस कोई है हम इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, सोर्स कंट्रोल हुआ कि नहीं। इसी तरह बिलियरी ड्रेनेज अगर कुछ है तो उसको ड्रेन करेंगे तो कंट्रोल ऑफ सोर्स हुआ कि नहीं। इसी तरह डिब्राइडमेंट होगी, इन्फेक्टिव टिश्यू है उसकी हम डिब्राइडमेंट करेंगे तो भी हम सोर्स कंट्रोल कर पाएंगे। परफोरेटेड विस्कस अगर कोई है मौजूद है उसको हम रिपेयर करेंगे तो भी सोर्स कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये सोर्स कंट्रोल में सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक की जो कॉज है, मोस्ट कॉमन कार्डियोजेनिक शॉक होता क्या है, देखें प्राइमरी फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप, ठीक है। इसकी फिर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, एक्यूट एंटीरियर वॉल एमआई, ठीक है। ऑमलेट याद है, ओम जिसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जाती है, ठीक है, और साथ में फिर एरिथमियास, ठीक है। तो इस पे हम बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे आते हैं, वो हम जब सबक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरे कॉजेज़ क्या हैं कार्डियोजेनिक शॉक, वेंट्रिकुलर जो वॉल्यूलर हार्ट डिजीज़, ठीक है। इसी तरह मायोकार्डियोपैथीज़ भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट अब जो कॉज है अकॉर्डिंग टू द कॉज आप मैनेज करेंगे, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, एमआई कौन सी एमआई, एरिथमिया कौन सा एरिथमिया, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ कौन सी, ये सारे के सारे अगर जो भी हैं इसको आप ट्रीट करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली कार्डियोजेनिक शॉक इज़ द प्राइमरी फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप, ठीक है। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की बात करें, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, देयर इज़ रिडक्शन इन प्रीलोड ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक चैम्बर। देखो रिडक्शन होती है किस में होती है, प्रीलोड में। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में रिडक्शन होती है प्रीलोड में, क्यों, कैसे रिडक्शन होती है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है कार्डियक चैम्बर, मतलब उसकी कार्डियक चैम्बर्स की मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। कॉजेज़ की बात करें तो आप खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है, इसका एग्जांपल है बहुत बड़ा, टेंशन निमोथोरेक्स एग्जांपल है बहुत बड़ा, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसका एक एग्जांपल है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस इसका एग्जांपल है, और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ये सारे कॉजेज़ हैं किसके, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कराते हैं ये सारे, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, रिडक्शन इन प्रीलोड ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक चैम्बर, इसको ये होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द शॉक अगेन इज बेस्ड ऑन द कॉज टू इफेक्ट, डिपेंड्स ऑन द कॉज, ये कॉज है, ये कॉज है, ये कॉज है, ये कॉज है, कौन सी कॉज है उसके हिसाब से आप ट्रीट करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को, ठीक है। फिर हमारे पास एंडोक्राइन शॉक है। एंडोक्राइन शॉक इट प्रेजेंट्स एज अ कम्बिनेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक
डिस्ट्रीब्यूटिव और कार्डियोजेनिक शॉक। एंडोक्राइन शॉक ऐसा शॉक होता है जो प्रेजेंट करता है इन कम्बिनेशन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक डिस्ट्रीब्यूटिव एज अ कम्बिनेशन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक डिस्ट्रीब्यूटिव और कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, अगर कॉजेज़ की बात करें तो एड्रीनल इंसफिशिएंसी इसकी एक कॉज है, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म इसकी कॉज है एंडोक्राइन शॉक की।